एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ऐसे मेरी कई वीडियोस भी आई हैं जिनसे लोगों को बड़ी हेल्प भी मिली है। तो आज की भी वीडियो ऐसी होएगी जिससे कईयों को हेल्प मिले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी परमिट से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा कि जब भी आप कनाडा आ जाते हो तो आपका स्टडी जब ख़त्म होने वाली होती है, बट आपके पास उतना परमिट नहीं होता, आपके पास स्टेटस नहीं होता परमिट में कि आपको स्टे करने का मौका मिला जाए। तो वो कैसे हम एक्सटेंड करते हैं अपना स्टडी परमिट। जैसे कि स्टडी परमिट नए नए बच्चे आते हैं अपने इमिग्रेशन से लेके आते हैं, जब भी कनाडा इमिग्रेशन से आते हैं तो उसको एक्सटेंड कैसे करना है। और जब भी कभी जैसे कि आपने कॉलेज चेंज करा कनाडा में आके, तो अब डीएलआई नंबर चेंज होते थे पहले, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं। बट अब डीएलआई नंबर चेंज नहीं होते, अब आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ता है। वही सेम प्रोसेस होती है स्टडी परमिट एक्सटेंशन की और स्टडी परमिट की। सारी चीज़ें सेम प्रोसेस होनी है, कुछ डिफरेंट नहीं होना। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप घर बैठे हुए अपना स्टडी परमिट कैसे एक्सटेंड कर पाओगे। और अगर वैसे तो स्टडी परमिट एक्सटेंड लोग करवा लेते हैं अपने एजेंट्स वगैरह से किसी से, बट वो एजेंट आपसे 150 चार्ज करते हैं, कोई 100 चार्ज करता है, कोई कितने करता है, कोई कितने करता है। बट इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि आप अपनी पैसे सेव कर सकते हो बाहर आके, अपना खुद का काम खुद से करके। क्योंकि आप अपना वर्क परमिट, अपना स्टडी परमिट खुद देखो लगाने की, पीआर भी अपनी खुद अप्लाई करने की सोचो। एजेंटों के धक्के खा के कोई फ़ायदा नहीं है। वो पैसे ही आपसे चार्ज करेंगे सर्विस के, वो एक्स्ट्रा ही चार्ज कर लेते हैं। आप देखो स्टडी परमिट एक्सटेंशन में कुछ भी नहीं है ऐसे कि $150 आप दो किसी को, क्योंकि इतनी इजी स्टेप है। आप 15-20 मिनट में अगर आपकी डॉक्यूमेंट रेडी है तो मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स में आप अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। तो आपके पास स्क्रीन आएगी, एक मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कैसे होगा। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और कैसे आपने अपनी फाइलिंग स्टार्ट करनी है स्टडी परमिट एक्सटेंशन की। सेकंड जो वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें एक आईएमआई फॉर्म होता है, उसको फिल आउट करना होता है। उसके बारे में सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस फॉर्म फिल आउट करने में एक एक चीज़ ध्यान से लिखनी पड़ती है। तो वो फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम खोलेंगे अपना जीसीकी अकाउंट, वो लॉगिन करेंगे। सबके पास अपनी जीसीकी आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तभी होगा। अगर आपको एजेंट से नहीं मिल रही तो एजेंट से लो। अगर एजेंट वैसे नहीं दे रहा कि आपने कॉलेज चेंज करा, क्योंकि मेरे एजेंट ने भी सेम केस ऐसे ही करा था। उसने मुझे कहा था कि कॉलेज चेंज करा है, मेरी कमीशन मर गई, तो मैं तुझे आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा। तो उसका भी मेरे पास एक नया अकाउंट बन जाता है उसके बाद। मेरे पास क्या, उसमें एक नया अकाउंट बन जाता है। तो अगर वो भी आपको बनवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। उसके लिए तो वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। उसके बेस पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे अपना पुराना अकाउंट को नए अकाउंट में लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन कर रहा हूँ, अब मेरे पास ओटीपी आएगा। बाकी कोई भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प वगैरह चाहिए होती है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया करो, मैं ज़रूर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे दूँगा। बाकी हमने डाल दिया कोड। अब हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेंगे। ये मस्ट है, जीसी की आईडी आपके पास मस्ट होनी चाहिए। जीसी की आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक्सटेंशन करवा सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये एप्लीकेशन जो है हरलीन सिंह बरार लिखा होगा, 1 अगस्त को मैंने इसकी 1 अगस्त को मैंने इसकी सबमिट करी है। इसका रिजल्ट आ जाएगा। बट इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो इसमें ये भी आ गया था, योर एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुली लिंक। मतलब जो इस इनने क्या करा था, इसने अपनी पुरानी वाली एप्लीकेशन को लिंक करवाया था नई वाली के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका एजेंट भी नहीं दे रहा होगा, तो इसने भी ये सेम केस करा रखा होता है। तो ये भी ईजिली हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो हमने सबसे पहले जाना है अप्लाई टू कम टू कैनेडा। हमने अब कौन सी विजिटर वीज़ा स्टडी, हमारी स्टडी है तो हमने स्टडी में जाना है। अब हम कर रहे हैं स्टडी परमिट एक्सटेंशन। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा स्टडी, कितना लंबा समय आप रुकना चाहते हो यहाँ पे, मोर देन 6 मंथ्स। क्या कोड मैच होता है, इंडिया। ये इंडिया आ गया। अब इसमें लिखा है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कैनेडा यू शुड सेलेक्ट कैनेडा। अब आप कनाडा में ही हो तो यहाँ पे कनाडा ही करना, क्योंकि कनाडा में स्टडी परमिट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कोई फैमिली मेम्बर किसी की फ़ाइल लगानी है नहीं, कोई मतलब सिटीज़न है यहाँ पे नहीं है,
डेट ऑफ बर्थ डाल दो अपनी, कुछ भी है यहाँ पे। तो मैं अपनी डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। बहुत इजी स्टेप है, कुछ नहीं है इसके अंदर कि आप घबराओ या कुछ करो। डॉक्यूमेंट्स भी अभी आपको बताऊंगा मैं क्या क्या होते हैं। फिर हमने करा नेक्स्ट। अब आपकी क्या सिचुएशन है, नन ऑफ द अबव। इसमें लिखा है या तो डॉक्टरेट स्टूडेंट नहीं, आई एम स्टूडेंट रेजिडेंट इन कनाडा एंड आई एम चेंजिंग डीएलआई, नन ऑफ द अबव। हम भैया डीएलआई चेंज नहीं कर रहे हैं। डू यू हैव अ पैल। ये जो नए स्टूडेंट हैं, जब से ये पैल स्टार्ट हुआ था, तो वो यस कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट अपना डीएलआई के लिए मतलब स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं नया, या उन्होंने एक्सटेंड लो नहीं, तो वो यस करना, यस आई हैव। बट जिन जो पुराने स्टूडेंट है, कि पैल होने से पहले वो आए थे, मतलब पैल लागू होने से पहले आए थे, तो ये सो लिखो यस आई मीट एन एक्सेप्शन फ्रॉम सबमिटिंग अ प्रोविंशियल लेटर। इसका भी लेटर आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा कि आप क्यों एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। उसका भी एक लेटर, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मतलब उनको सेटिस्फाई करना है कि आप क्यों नहीं कर सकते। उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है कि लेटर लिखा जाता है। नो आ जाएगा यहाँ पे। करंट इमिग्रेशन स्टूडेंट हो आप, इसमें आपका स्टेटस क्या है, कनाडा में स्टूडेंट है। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड, सिंगल। अगर इसमें आपने जो आपने प्रोविंस और टेरिटरी वो लिखनी है जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। तो जैसे कि मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, तो अल्बर्टा में सबसे ज़्यादा करा, तो अल्बर्टा। अब उन्होंने हमारे हिसाब से बताया है कि बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल यू आर एलिजिबल टू एक्सटेंड योर स्टे इन कैनेडा। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। यू आर ऑलमोस्ट देयर, फिर कंटिन्यू होएगा। कोई फैमिली मेम्बर, मतलब कोई हो तुम्हारा यहाँ, कोई कोई फैमिली मेम्बर के साथ तो रह रही हो या करना चाहती हो, उसे कंपनी देना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, डू यू ऑल्सो वांट टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट। जिसका कोर्स पीएसडब्ल्यू, मतलब कोई कोर्स ऐसा हो जिसमें आपका कोऑप वर्क परमिट होता हो, आपको पता हो कॉलेज ने आपको कोऑप लेटर प्रोवाइड करा हो, तो आपने डालना है यस आई विश टू अप्लाई फॉर कोऑप वर्क परमिट। बट अगर नहीं है, सिंपल कोर्स एक्सटेंशन डलवानी है, तो जैसे मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कोई कोऑप नहीं है, तो मैं नो डालूंगा। कब आपका एक्सपायर हो रहा है, तो स्टडी परमिट कब आपका एक्सपायर हो रहा है, वो आपने डेट डालनी है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ September 30, क्योंकि जिसका मैं ये जो जिसकी प्रोफाइल में ही कर रहा हूँ उसका भी 30 सितंबर को हो रहा था। हमने नेक्स्ट कर दिया। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम प्रेफर्ड बाय, नहीं है हमारे पास लास्ट 12 मंथ्स में, तो नो डाल दिया हमने यहाँ पे। अगर आपके पास है तो आप यस डाल सकते हो, उसका लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई कैटेगरी में हम ऐसी फिट नहीं होते, हमने कोई नर्सिंग की जॉब, जिसने नर्सिंग की जॉब वगैरह करनी होती है, यहाँ जितनी भी ये जॉब्स लिखी हैं, अगर आप इसमें जॉब करना चाह रहे हो या करने वाले करते हो, तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज नो। किसी फैमिली मेम्बर के साथ में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो नहीं। अब इसमें क्या होता है कि आप किसी और को अपना एक्सेस दे रहे हो एप्लीकेशन का, या खुद कर रहे हो। 3-4 ऑप्शन है, तो आप नो कर दो कि नहीं मैं खुद ही कर रहा हूँ। 10 ईयर्स में कभी आपने बायोमेट्रिक कराया, हाँ कराया हुआ, सबके पास होता है बायोमेट्रिक का लेटर। जितनी भी फीस होगी स्टडी परमिट से रिलेटेड आप भरोगे, यस आई एम पेइंग माई ओन फीस। डिजिटल कॉपी आप प्रोवाइड कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो जो मांगे, यस। पेइंग बाय फीस, विल यू पेइंग योर फीस बाय वीजा मास्टर कार्ड, यस। अब यहाँ पे जो जो आपने फिल आउट करा था सारे क्वेश्चंस, और हाँ या ना जो भी आपने फिल आउट करा है सब आगे। आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे आपने करने हो यहाँ पे, कोई भी चेंजेस करने हो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हमारे पता है हमने सही भरे हैं, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सबसे पहला तो ये वाला फॉर्म है IMM5709। इसकी कल वीडियो आएगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा ये फिल आउट कैसे करना है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ आपने जेन्युइन फिल आउट करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं जाएगी यहाँ पे, क्योंकि उनको पहले ही आपके बारे में पता है। ऊपर से आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो नहीं चलेगा। तो ये फॉर्म फिल आउट करना कैसे होगा मैं बताऊंगा। ये जो पैल चाहिए आपको, इसका आपको प्रूफ चाहिए कि आप एक्सेप्शन क्यों, मतलब आपको रिक्वायर्ड क्यों नहीं है, उसका एक लेटर अपलोड करना है। सेकंड, पासपोर्ट की आपने स्टैंप अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। लेटर ऑफ एनरोलमेंट आपका जो कॉलेज से मिलता है वो, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और डिजिटल फ़ोटो।
ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपने 150 की फ़ीस भरनी है और आपका स्टडी परमिट अप्लाई हो जाएगा। तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 चीज़ें चाहिए आपको टोटल। सबसे पहला तो IMM 5709, इसकी कल वीडियो आएगी, मैंने आपको 2-3 बार बता दी है, तो इसकी कल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल आउट करना है। वो फॉर्म फिल आउट करके उसको वैलिडेट करके यहाँ पे अपलोड कर देना, सिंपल। सेकंड आता है हमारा प्रूफ ऑफ पैल। पैल लेटर जो होता है उसको उसका प्रूफ देना है कि आप क्यों एक्सटर्नल केस में आप क्यों हो, क्योंकि आपको चाहिए नहीं, तो उसको हमने प्रूफ करके बताना है। तो एक इसके लिए लेटर लिखा जाता है कि हमें नहीं चाहिए, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको लेटर प्रोवाइड कर दूंगा। और उसमें आपकी जो नीचे उसी में आपका मर्ज होना चाहिए अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो होती हैं आपकी, जिस कॉलेज में आप कंटिन्यूस एजुकेशन कर रहे हो उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ेगी, और उसमें उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी उस लेटर के साथ साथ। तो सेकंड हो गया। थर्ड आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में आपका फ्रंट और बैक की फ़ोटो, और थर्ड आपकी स्टैंप की फ़ोटो, जो आपका कनाडा की स्टैंप लगी होती है उसकी फ़ोटो, ये एक PDF पूरी बननी चाहिए, तो पासपोर्ट की जगह पे वो अपलोड हो जाएगा। थर्ड जो होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ एनरोलमेंट। कोई भी मतलब आपको LOA मिला होगा जब लेटर ऑफ एनरोलमेंट या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जब आप कॉलेज में आए होगे नए नए, आपकी फ़ीस वगैरह गई होती, तो आपकी ये पोर्टल पे शो कर जाती है, आप पोर्टल से दोबारा डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो ये डालना है। और कई कॉलेजेस क्या करती हैं, जैसे कि आप जैसे कि मैं नेट कॉलेज से हूँ, नेट कॉलेज में क्या होता है कि अगर आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए वो एक लेटर अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करते हैं नेट वाले, कि ये बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, इतने से इतने तक इसकी पढ़ाई है, तो आप इतने से इतने तक आप इसको स्टडी परमिट एक्सटेंड करके दे दो। तो वो एक लेटर भी होता है, वो भी आप अपलोड कर सकते हो, साथ साथ एक्सेप्टेंस भी अपलोड कर सकते हो। जो भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने अप्लाई करा है सारे नेट कॉलेज के थे, मैंने अपना खुद का भी अप्लाई करा था, तो मैंने वो पहले लेटर लगाया था, उसके बाद LOA लगाया था। तो फोर्थ हमारे ये कंप्लीट हो गया। फिफ्थ आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। अब सबसे ज़्यादा इसका आता है, लोग कहते हैं कि 5,000 दिखाओ, कोई दिखाते हैं 10,000 दिखाओ, कोई 8,000। तो फंड्स का क्या है हमारा, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में है क्या, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से देख के ही करी थी वो चीज़, लेकिन मैंने उसके बाद से 3 स्टडी परमिट जो कि है सबमिट करे थे, और तीनों के स्टडी परमिट आ गए थे। 3 के अभी और प्रोसेसिंग में है, उनका भी सेम मैंने वही चीज़ करी है, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक आप 5,000 या 6,000 जितने आपके पास पैसे होते हैं, बट मिनिमम 5,000 रखना ही, आप अपने बैंक में जमा करा देना। उसमें से एक स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट होता है, वो आप निकलवा देना। उस सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपके जितने भी मतलब अकाउंट्स है, लाइक चेकिंग हो गया, सेविंग हो गया, GIC वाला हो गया, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उसकी सारी जितनी भी फंड्स हैं, क्रेडिट कार्ड का भी जितने भी फंड्स हैं वो सारे इकट्ठे शो हो जाते हैं, मतलब एक ही सर्टिफिकेट में सब कुछ शो हो जाता है, आपकी डिटेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो 5,000 आपने डलवा के स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट निकलवा लेना। दूसरी चीज़, आप अपनी प्रीवियस 3 महीने की स्टेटमेंट जो आपका पेरोल वाला होता है बैंक की, या जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, उसकी अपने फ़ोन से या ऐप से डाउनलोड कर लेना, पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना, और वो उसके नीचे मर्ज करके लगा देना उस फाइल में। बस प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स में हमने इतना ही लगाना है, तो हमने ये अपलोड कर देना है। सेकंड केस में क्या होता है, स्टैंड भी कर रहे हो, उसी केस में आपके पास आपने DLI भी चेंज करना है, मतलब DLI के लिए आपने नया स्टडी परमिट अपलोड करना है। कॉलेज चेंज कर रहे हो, मतलब कहने का यही है सीधा सीधा, तब आप अपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड में ये चीज़ें भी शो कर सकते हो जो मैंने बताई। प्लस अगर आपके इंडिया में पैसे पड़े हैं, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, फादर का बैंक अकाउंट, और एक लेटर लिख के दे देना, वो भी लेटर मैं आपको बता दूंगा, कि अगर आपके जो फंड्स हैं वो घर वाले करवा रहे हैं, मतलब आपकी जो नेक्स्ट कॉलेज की फ़ीस है वो घर वाले भिजवाएंगे, तो उसके लिए एक लेटर बनेगा, और साथ उनकी स्टेटमेंट निकल के लगा देनी है कि इतने पैसे हमारे खाते में पड़े हैं फीस लायक। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल हो गया। लास्ट आता है डिजिटल फोटो। डिजिटल फोटो, जब भी आपने इमिग्रेशन पर्पस के लिए कोई भी फोटो कराई होगी, वो फोटो आप डिजिटल में लग देना। उसके बाद जो नीचे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, उसमें हमने कुछ अपलोड नहीं करना, उसमें क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बस ये अपलोड होता है जब आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपकी IELTS वगैरह लगती है। बाकी $150 की फ़ीस है, आप जैसे ही सबमिट करते हो आपका स्टडी परमिट अप्लाई होता है। आप 3 महीने से पहले अपना स्टडी परमिट इशू करवा लो, अगर आपने एक्सटेंड कराना है या नया कराना है, तो उसके लिए ईजी रहेगा आपको वेटिंग टाइम में। बाकी जो सबसे ज़्यादा डाउट सबके मन में रहता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, किसके साथ मैं भी गुजरा हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी। जैसे कि आपका स्टडी परमिट अब फिनिश हो गया, लाइक आप अप्लाइड स्टेटस पे हो, आपका स्टडी परमिट खत्म हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो आपका SIN नंबर भी एक्सपायर्ड हो जाएगा। उस केस में भी आप टैक्स पे काम कर सकते हो जब तक आप अप्लाइड स्टेटस पे भी हो। अगर आपका SIN नंबर एक्सपायर्ड हो गया, कोई मैटर नहीं करता,
उसके बाद भी आप काम कर सकते हो सिन पे, क्योंकि आप अप्लाइड स्टेटस पे हो। जब आपके पास वो नया परमिट आ जाता है तो आप हमारे पास आके आपका अपना सिन नंबर भी एक्सटेंड करवा सकते हो। तो कोई भी मन में ये डाउट मत रखना कि सिन नंबर खत्म, मतलब स्टडी परमिट की एक्सपायरी डेट हो गई तो सिन नंबर भी खत्म हो गया, मैं काम नहीं कर सकता। ये मेरे साथ हुआ है, मुझे कोई समझाने वाला उस समय नहीं था। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उस समय काम नहीं करा था जब मेरा सिन नंबर एक्सपायर था। काम होते सोते मैं काम नहीं कर पा रहा था, बट यही प्रॉब्लम थी उसकी। तभी मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं किसी के साथ ना होने दूँ। बाकी अभी तक तो मैंने ये चीज़ बताई है, बाकी कल की वीडियो और इम्पोर्टेंट होगी। तो ये देखो, इतना ईजी है स्टडी परमिट अपना एक्सटेंड करना, अपना स्टडी परमिट लगाना। इसके लिए हम एजेंट्स वगैरह को $150 लगा दे देते हैं फालतू के। $100 $150 क्यों? एक एक दो दो दिन की दिहाड़ी होती है कईयों की। कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।